सोवियत संघ की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद और फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण। और जब विघटन हो गया तो इस विघटन का पूरे विश्व पे आखिर क्या प्रभाव पड़ा। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं कि सोवियत संघ की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद आखिर क्या थी और इन स्थितियों के बाद आखिर ऐसे कौन से कारण बने जिससे इतने बड़े संगठन का विघटन हो गया। और जब इसका विघटन हो गया तो इसके विघटन का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इन तीनों ही टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 को। और होपफुली आज की इस क्लास में इस कंप्लीट चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो देखिए आज की इस क्लास का हमारे पास टॉपिक जो आता है वो आता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थिति क्या थी। और मैं आपको पार्ट 1 का अगर इंट्रोडक्शन करवाऊं तो पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी थी एंड ऑलमोस्ट इस चैप्टर का हाफ हमने कवर कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो टेंशन मत लीजिए, इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वो क्लास लगी हुई है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हो। एंड देन अदरवाइज आप चाहते हो कि पहले मैं पार्ट 1 कवर करूं देन आफ्टर पार्ट 2 पे जाऊं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, फटाफट से चैनल पे जाओ। 2026 से 27 यानी 27 बोर्ड की प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर लो जो अभी न्यू क्रिएट हुई है, उसमें सारी नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की। और कोई आपको डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो देखो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है सोवियत संघ की स्थिति से। तो दूसरा विश्व युद्ध जब हो गया तो उस विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थिति आखिर क्या थी। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा 1939 से 1945 तक। और 1945 के बाद हमारा जो ये सोवियत संघ है ये असली सत्ता में आया था। कैसे देखो, और मैं आपको बताऊं कि इसका विघटन का कारण ना किसी तरीके से ये नहीं बनता कि दो ध्रुवीयता के अंत का कारण। दो ध्रुवीयता के अंत का आखिर क्या कारण है वो मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, फटाफट से चैनल पे पहुंच जाओ, उस डाउट को क्लियर कर लो। ये अपने माइंड में बिल्कुल भी मत रखना कि सोवियत संघ का विघटन दो ध्रुवीयता के अंत का कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो ध्रुवीयता के अंत का जो मतलब है वो है तीसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पार्ट 1 के अंदर कवर करवाया है, ठीक है। तो देखिए सोवियत संघ की जो स्थिति है दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो कुछ इस प्रकार की है। पहला कि सोवियत संघ ना एक महाशक्ति बनकर उभरा, यानी कि पूरे विश्व के अंदर सोवियत संघ बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरा, अगर अमेरिका के पास सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि यदि अमेरिका को पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति जो थी वो सोवियत संघ की ही थी। चाहे वो उसकी वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो टर्नओवर हो, चाहे वो बजट हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में सोवियत संघ सबसे आगे था। इसके अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर उन्नत संचार प्रणाली थी, इसके टक्कर की संचार प्रणाली कहीं पर भी नहीं थी। इसके पास बहुत बड़ा विशाल ऊर्जा संसाधन भी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि इसकी व्यवस्थाओं के कारण इसके अंदर जो इतने सारे बेनिफिट्स अभी आप पढ़ोगे इन 7 पॉइंट्सों के अंदर, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं की वजह से इसमें दूर दराज के जो गरीब गुरबा देश थे, जो कमजोर देश थे, वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए थे ताकि उनकी सेफ्टी रहे। क्योंकि आप जानते हो कि गठबंधन की सेफ्टी यही होती है कि यदि एक छोटे देश पर कोई हमला करेगा और यदि वो किसी और ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस्ड है तो उसका बदले का जवाब वो पूरा ग्रुप देगा, है ना। तो इसका ये फैसिलिटी रहती है, फायदा रहता है। तो इसी वजह से दूर दराज के जो देश थे वो इसकी फैसिलिटीज की वजह से इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे, इसमें जुड़ गए थे। तो देखो इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर उन्नत संचार प्रणाली थी, इसके पास बहुत बड़ा ऊर्जा संसाधन था, मशीनरी, लोहा, इस्पात बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो उपलब्ध थे इसके पास, ठीक है। एंड देन आफ्टर घरेलू उत्पाद क्षेत्र भी इसको कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि पूरी दुनिया में अकेली महाशक्ति, ये ऐसी महाशक्ति थी कि जिसके अंदर अगर सुई भी बन रही है या फिर हवाई जहाज भी बन रहा है, वो दोनों ही चीजें देश के अंदर ही बनाई जाती थी। यानी कि किसी तरीके से इस देश को इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हर एक वस्तु, हर एक यूजफुल चीज इस देश के अंदर ही बनाई जा रही है। तो इसीलिए विश्व भर के अंदर इसको नाम दिया था सकल घरेलू उत्पादक क्षेत्र। और साथ ही साथ इसमें खास बात पता है क्या है? इसमें खास बात यह है कि इस पूरे संगठन के अंदर, इस पूरे गठबंधन के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं था। किसी तरीके से कोई भी बेरोजगार नहीं था, सबके पास कुछ ना कुछ रोजगार था अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है कि इसके अंदर लोक कल्याण व्यवस्था
उपलब्ध थी। और मैं आपको बताऊं कि जो सोवियत संघ चल रहा है वो किस पे चल रहा है, वही समाजवादी व्यवस्था पे चल रहा है, और जो अमेरिका चल रहा है वो किस पे चल रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था पे चल रहा है। तो इस समाजवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, सबका जो जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी पर नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है, किसी की भी निजी संपदाएं नहीं होती। तो यहां पर ये बताया गया है कि भाई लोक कल्याण व्यवस्था यहाँ की सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से चला रखी है। जैसे समाजवादी व्यवस्था कहती है कि भाई कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं रखेगा, जो कुछ भी है वो सरकार का है और सरकार आपकी व्यवस्थाओं को पूरा करेगी, तो वो पूरा कर भी रही थी। लोक कल्याण व्यवस्था के हर एक कार्य को पूरा कर रही थी सरकार अपने नागरिकों के लिए, जैसे कि चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, साफ सफाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कोई भी एक फैसिलिटीज हो जो उस देश के नागरिक को अपनी नीड सेटिस्फाइड करने के लिए जरूरत होती है, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जरूरत होती है, वो सब चीजें सोवियत संघ की सरकार ने वहां मुहैया करवा रखी थी। तो इन 7 पॉइंट्सों के माध्यम से बेटा हमें ये तो समझ में आ गया कि सर ये पूरे जो स्थिति है ये तो ये दर्शा रही है कि सोवियत संघ तो बहुत ऊंचाई पर है, सोवियत संघ तो बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर है। तो आखिर ऐसे क्या कारण बने कि इसका विघटन हो गया, आखिर ऐसे क्या कारण बने कि सर इसका विघटन हो गया, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसको समझाने से पहले मैं आपको एक लाइन उदाहरण के लिए समझाता हूं। देखिए, जब कभी भी कोई बंदा बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, सफलता पे जाता है, तो उसका ना 2 बार टेस्ट होता है। उसका 2 बार टेस्ट कब होता है? पहला तो वो जब वो उस सफलता को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस सफलता को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से उसका पहला वहां टेस्ट होता है कि ये बंदा हार मानता है या नहीं, या फिर ये क्वाइट करता है या नहीं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफलता के सफर में निकल जाते हैं, बट उसमें से कुछ ही लोग सफलता तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है वो हार मान जाते हैं, और जो बंदा हार नहीं मानता वो आगे निकल जाता है, तो वो सफलता को छू लेता है। तो पहला टेस्ट तो यहां हो गया। दूसरा टेस्ट कहां होता है सर? दूसरा टेस्ट होता है बेटा जब आपको सफलता मिल जाती है। जब आपको सफलता मिल जाती है तो ये प्रकृति देखती है कि आप अपने संघर्ष को याद रख भी रहे हो या नहीं, आप अपनी सफलता का सदुपयोग कर रहे हो या नहीं, या फिर आप अपनी सफलता का कुछ दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो, या किसी से बहस कर रहे हो। बहस का मतलब क्या होता है? या किसी से होड़ कर रहे हो आप। तो ये दूसरा टेस्ट यहां पर होता है, और यदि आप इस टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपकी सफलता टेम्पररी तौर पर नहीं रहती, परमानेंट हो जाती है। बट यहां पर सोवियत संघ पहले वाले टेस्ट में तो पास हो गया, बट दूसरा वाला जब टेस्ट आया तो ये उसमें फेल हो गया। तो इसी वजह से इसका विघटन का कारण बन गया। अब जैसे आपने ये 7 पॉइंट पढ़े ना, 7 पॉइंट हमने कौन से पढ़े? इसकी ऊंचाई के। अब 7 पॉइंट ही इसके विघटन के आपको मैं बताता हूं। इसका विघटन हुआ था बेटा 25 दिसंबर 1991 को, यानी कि 1991 में 1991 में इसका जो है विघटन हो गया था। ब्लैक कलर का पेन निकाल लेता हूं। देखिए, अब इसका कारण पढ़ते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हुआ। धीरे धीरे करके क्या होता है कि भाई यहां पर समाजवादी व्यवस्था चल रही है। अब समाजवादी व्यवस्था के अंदर जो सबसे बड़ा एक तरीके से ओहदा होता है वो सरकार के बाद आईएएस आईपीएस वगैरह का होता है, यानी कि जिनको हम नौकरशाह कहते हैं। अब धीरे धीरे करके नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हो गया। अब नौकरशाह का जब शिकंजा मजबूत हुआ तो वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो रहे थे। अब जब वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो रहे थे और जनता अपनी समस्याओं को लेकर उन तक जा रही थी, तो वो जनता के साथ गलत व्यवहार भी कर रहे थे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा भी नहीं कर रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे थे। ये सबसे बड़ा कारण था। फिर आता है समाजवाद से सत्तावादी व्यवस्था। मतलब यहां से क्या होता है कि जो आपने पढ़ा समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था आपके सोवियत संघ के दूसरे विश्व युद्ध के बाद चल रही थी, परंतु कुछ समय बाद यही समाजवादी व्यवस्था ने सत्तावादी रूप लेना शुरू कर दिया। मतलब यहां नौकरशाहों का जो शिकंजा मजबूत हुआ और साथ ही साथ नौकरशाह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो रहे थे। तो इसमें गलती इनकी नहीं थी। जो पहली सरकार थी, जो केंद्रीय सरकार थी, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। अब जब वो सरकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है तो नौकरशाह क्या ही होंगे। तो यहां पे क्या था कि अपनी सीट, अपनी सत्ता को बचाने के लिए धीरे धीरे करके यही समाजवादी व्यवस्था सत्तावादी होती जा रही थी। यानी कि सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सारे काम कर रही थी और नागरिकों के लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं को बंद कर रही थी। यह आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं सारी फ्लक्चुएशंस की वजह से यहां पे महंगाई बहुत चरम सीमा पर जाती जा रही थी, और इसी महंगाई की वजह से कई सारे जो है देश इससे अलग होने की मांग करने लगे। अब वो महंगाई क्यों बढ़ी थी देखिए, ठीक है। तो यहां तक हम समझ गए भी नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हुआ था और समाजवाद से सत्तावाद का रूप ये ले रही थी।
तीसरा पॉइंट आता है अभिव्यक्ति के अधिकार का ना होना। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है। मतलब यदि कोई कानूनी व्यवस्था या कोई सरकार का कार्य हमें बुरा लगा है तो उसके खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को मीडिया पे कह सकते हैं, और बहुत सारे मानदंड जो है वो हमने अपनाए गए हैं संविधान के द्वारा। परंतु यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो कौन है, सिर्फ एक सरकार है, या समाजवादी व्यवस्था चल रही है, यानी कि साम्यवादी। तो इसी कुछ वजहों से यहाँ पे किसी तरीके से लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। कोई भी देश का नागरिक किसी तरीके से देश की बुराई नहीं कर सकता था और उसके खिलाफ आंदोलन भी नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से देश के नागरिक क्या करते थे कि चुटकुलों और कार्टून्स को दीवारों पर बना दिया करते थे। जो रोड की साइड दीवारें होती थी वहां पे कार्टून्स बना दिया करते थे या कुछ चुटकुले लिख दिया करते थे, जिसके माध्यम से पता लगता था कि जनता आक्रोश में है या वो किसी कार्य के खिलाफ जा रही है, परंतु इसका भी कोई असर किसी पे नहीं पड़ रहा था। तो ये आपका क्या हुआ, अभिव्यक्ति के अधिकार का ना होना, तीसरा पॉइंट निकला। चौथा पॉइंट, रूस का दबदबा। यह आप ध्यान रखना कि भाई जो ये आपका सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ लगभग 15 देशों को मिलाकर बना था, और ये 15 देशों में सबसे बड़ा जो देश था वो था बेटा आपका रूस। अब रूस सबसे बड़ा देश था, सबसे मालदार देश था, और इस देश की टक्कर की अर्थव्यवस्था किसी की नहीं थी। सबसे ज्यादा बजट में जो कंट्रीब्यूट करता था इस सोवियत संघ के, वो रूस ही करता था। तो इसी वजह से कभी कोई मीटिंग होती थी तो रूस की सुनी जाती थी। भाई जो जितना पैसा देगा उसकी उतनी बात सुनी जाएगी, ये तो नियम है। तो ये बात और जो देश थे उनको बुरी लगती थी। वो कहते थे कि भाई हम भी तो इसका पार्ट है, हम भी तो इसका भाग है, तो हमारी किसी बात को मान्यता क्यों नहीं दी जाती। अगर रूस ने किसी काम को कह दिया कि भाई ये होगा तो वह यही होगा, चाहे बाकी के 12, 13, 14 देश जितने भी हैं वो सब मना करें, वो मान्यता नहीं मानी जा रही थी। तो यहाँ पे रूस का दबदबा भी एक कारण बना था इसके विघटन का। फिर आता है हथियारों की होड़। एक समय बेटा ऐसा आया था जब इसने सफलता इतनी हासिल कर ली थी कि ये नहीं सुनना चाहता था कि अमेरिका के बाद, ये वाला शब्द ये नहीं सुनना चाहता था, अमेरिका के बाद, ये आप ध्यान रखना। अब जब ये शब्द ये नहीं सुनना चाहता था तो इसने एक मानदंड अपनाया। इसने सोचा कि भाई हम ना पूरे विश्व के अंदर मालदारी में सबसे आगे हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, कई सारे देशों के बराबर की हमारे पास बजट तैयार होता है अर्थव्यवस्था के बराबर। तो क्यों ना एक काम ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से हम अपने पूरे विश्व के स्तर पर सबसे ऊंचे निकल जाए। वो क्या कारण था, इसने इस मानदंड को अपनाया हथियार से, यानी कि इसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। इसने हथियारों की होड़ शुरू इसलिए की ताकि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हथियार होंगे तो उन हथियारों का हम उपयोग करके पूरे विश्व पे अपना राज जमा सकते हैं, या फिर पूरे विश्व में अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो इसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, और यह हथियारों की होड़ ही है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ गई थी, यहाँ पर लोक कल्याणकारी कार्यों की कमी हो गई थी, यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था सत्तावादी का रूप ले लिया था, यहाँ नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हो गया था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, और भी कई सारे लोक कल्याणकारी कार्यों में कमी आ रही थी। वो क्यों आ रही थी, क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पादक क्षेत्र से पैसा कमाया जाता था वो पैसा हथियारों में लगाया जा रहा था, अपनी नागरिकों पे लगा के, अपनी व्यवस्था पे लगाकर लगा नहीं रहे थे, और आपके हथियारों पे लगा रहे थे। तो हथियारों में ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, जिससे क्या था कि देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और चरमरा उठी थी। ये शब्द ध्यान रखना, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा हो उठी थी, इसके अंदर किसी तरीके से कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहा था। किसकी वजह से, हथियारों की होड़ की वजह से। यहां तक समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए। छठा पॉइंट हमारे पास आता है सरकारों का जवाबदेह ना होना। अब जब इतने गलत काम कर दिए तो सरकार कैसे जवाबदेह होगी भाई। उसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, और इसी होड़ ने महंगाई बढ़ा दी, इसी होड़ ने लोक कल्याणकारी कार्य बंद कर दिए, इसी होड़ ने बेरोजगारी बढ़ा दी, इसी होड़ ने न जाने कितने काम गलत कर दिए। तो सरकार क्यों जवाब देगी। तो सरकार किसी भी तरीके से नागरिक के किसी भी सवाल का कोई जवाबदेह नहीं थी, और साथ ही साथ नागरिक इतने परेशान थे कि यहाँ महंगाई चरम सीमा पकड़ रही थी, छोटी मोटी चीजें पकड़ने के लिए भी इतने इतने सारे पैसे चाहिए होते थे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका छठा पॉइंट है। अब मैं आपको बात करवाता हूं 7वें पॉइंट से, और 7वां पॉइंट ना मैं मानता हूं कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आते हैं बेटा सोवियत संघ के आखिरी नेता। कौन आते हैं, सोवियत संघ के आखिरी नेता, जिनका नाम है गोरबाचस्व की नीति। जिनका नाम है गोरबाचस्व वैसे तो, बट इनके काम को गोरबाचस्व की नीतियां कहते हैं। अच्छा, इनकी नीतियां क्या है, इनको ना पढ़ने से पहले एक लाइन समझाता हूं आपको, उदाहरण के लिए अभी समझे। वो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ काम ना अच्छा करना चाहते हैं, हमारा दिल साफ होता है, मन साफ होता है, हम चाहते हैं भाई हम किसी के साथ कुछ अच्छा काम करें, परंतु उस काम को अच्छा करते करते वो काम खुद ब खुद गलत हो जाता है ना।
और उसमें बुराई क्या आती है कि सामने वाला इंसान ये सोचता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, हालांकि हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं उसके साथ वो काम गलत करूं, बट मेरा उद्देश्य क्या था, मैं तो अच्छाई करने निकला था, बट वो मुझसे बुराई गई। तो यही कुछ इनके साथ हुआ, यानी कि ये अच्छाई करने निकले थे पूरे सोवियत संघ की जनता के साथ, परंतु वो गलती से बुराई गई। अब वो गलती से जो बुराई हुई उसमें ना तो इनकी गलती थी ना ही नागरिकों की गलती थी। वो क्यों, जरा समझते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि भाई हमारे देश की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई, हमें ऐसा करना पड़ेगा, अपनी देश व्यवस्था को ठीक करने के लिए देशों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। मतलब हमें कई सारे देश जो है हमारे आसपास, उनके साथ हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना पड़ेगा, तभी कुछ हमारे देश का हो पाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर किसी तरीके से ना तो इंपोर्ट की जरूरत पड़ती थी और एक्सपोर्ट करता नहीं था। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें देशों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे और हम अपनी व्यवस्था को खोलेंगे, मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि भाई ये जो हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था है ना, इस समाजवादी व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके, और हमें पूंजीवादी व्यवस्था का मोड़ लेना पड़ेगा। और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर हम मोड़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं पैसा खर्च करके लोगों का विकास करूं। तो लोगों के पास ही छोड़ दो पैसा, ताकि वो अपना विकास खुद कर ले और खुश भी हो जाए कि सरकार के पास अब अंडर में हम नहीं रहे। तो ये इनकी नीति थी। तो पहली नीति का इनका नाम था पेरोसवोइका। क्या नाम था? पेरोसवोइका। इस पेरोसवोइका का मतलब बेटा होता है, मैं यहां लिख देता हूं, पुनः रचना। क्या होता है? पुनः रचना। यह आप ध्यान रखना। दूसरा आता है बेटा ग्लासानोस्त। क्या आता है? ग्लासानोस्त। और ये ग्लासानोस्त ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर एक तरीके से कहते हैं खुलापन, इसको हम कहते हैं खुलापन, यानी खुलेपन की नीति यहां पे अपनाई गई थी। ठीक है, ग्लासानोस्त मैं यहां लिख लेता हूं खुलापन। तो यहां से इनकी नीति बिल्कुल ठीक थी, देश के हित में थी, परंतु इन्होंने काम क्यों नहीं किया? मतलब ये नीतियां काम क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब देता हूं मैं आपको। क्योंकि देखो, ये नीतियां इतने बड़े दलदल में नागरिकों के लिए एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा थी, एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा थी। तो नागरिक चाहते थे कि जल्दी से ये रस्सी हम पकड़े और ये रस्सी पीछे खींच ली जाए ताकि हम इस दलदल से बाहर निकल जाए। अब ऐसा क्या होता है बेटा कि जब समस्या बड़ी होती है तो उसका समाधान भी धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आपकी समस्या बहुत बड़ी और 1 मिनट के अंदर समाधान हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस समस्या, इतनी बड़ी समस्या जो देश में चल रही है, इसका समाधान भी धीरे धीरे ही होता। तो इनकी नीतियां अच्छे तरीके से काम कर रही थी, परंतु बहुत धीरे काम कर रही थी। लोग ये चाहते थे कि भाई हमारी जो ये सरकार है वो जल्दी से जल्दी इस नीति को काम करे। तो लोग इनका साथ देने की बजाय इनके खिलाफ चले गए, इनके विरुद्ध चले गए कि ये जो नीतियां बना रहे हैं सिर्फ हमें बहलाने के लिए बना रहे हैं, ये कोई भी नीति किसी काम की देश में नहीं है। तो ये 7वां कारण बनता है बेटा देश के विघटन का, मतलब इस संगठन के विघटन का, सोवियत संघ का विघटन। तो ये बेटा 7 कारण मैंने बताए इसकी व्यवस्था को उत्थान पे ले जाने के, और 7 ही कारण मैंने बताया इसकी व्यवस्था को नीचे आने के। तो ये 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। सो होपफुली आपको भी समझ में आया होगा। तो बेटा हमारे पास अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि सर, जब हमने देखा इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, इस स्थिति के बाद कुछ कारणों की वजह से इसका विघटन हो जाता है। तो इतने बड़े संगठन का, इतने बड़े ग्रुप का जब विघटन होता है तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है पूरे विश्व पर। तो इसका जो प्रभाव है, जो पूरे विश्व पे पड़ रहा है, इसी के साथ एक पॉइंट ने जन्म लिया जिसका नाम है शॉक थेरेपी। जिसका नाम क्या है? शॉक थेरेपी। और ये शॉक थेरेपी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जिसको हम कवर करेंगे इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे इन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कहीं पॉइंट समझ में ना आया हो या कहीं कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, मैं आपके उस डाउट को उसी दिन क्लियर कर दूंगा। एंड देन अदरवाइज आपको कहीं नोट्स चाहिए, यहां तक जो हमने चैप्टर पढ़ लिया यहां तक नोट्स चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। AIB नोट्स के नाम से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, अपने हाथों के लिखे हुए। एंड देन अदरवाइज नोट्स आप खुद से भी तैयार कर सकते हो बहुत इफेक्टिव तरीके से, और खुद के बनाए गए नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं कि वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाते हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए आपने इतना सब कुछ मुझसे पढ़ा, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद से सोवियत संघ की व्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैसी थी, उनके सबके पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देने हैं। ये आपका होमवर्क रहा। उसके बाद फिर आपको अगले पेज पर आना है, फिर सोवियत संघ के विघटन का कारण कब हुआ, मतलब विघटन कब हुआ और कौन से कारण थे, इन सब पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है जो मैंने आपको समझाए हैं। तो ये था आपका होमवर्क और ये बन गए आपके नोट्स। तो बेसिकली सब डाउट्स आपके क्लियर होते हुए चल रहे होंगे, बट कहीं भी कोई डाउट रह रहा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने इस चैप्टर के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू।